तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सीधा शुरुआत 1 मिनट में एक खबर। देखिए, कई दौर की बैठकों के बाद मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। क्या है ये पूरी खबर, दिखाते हैं। मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर परीक्षाएं रद्द किए जाने का ऐलान किया। भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और कोरोना महामारी के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 12वीं की कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मापदंड के तहत बनाए जाएंगे। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से छात्रों और राज्य सरकार द्वारा अपील की जा रही थी कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इस साल परीक्षाओं को रद्द किया जाए। अल्पन बंदोपाध्याय के रिटायर होने के फैसले पर केंद्र ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। बंगाल सरकार और केंद्र के बीच जारी तकरार अब अल्पन बंदोपाध्याय पर आकर टिक गई है। बंगाल के मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने का फैसला लेने वाले अल्पन पर केंद्र कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने अल्पन से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कानून में लिखा है कि जो कोई भी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है तो उस पर दोष सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 1 साल के कारावास या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस धारा के अंतर्गत अगर केंद्र को जवाब नहीं मिलता या फिर अल्पन के जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल के जेल या जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है। कोरोना की तीसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में एक टेस्टिंग लैब ने बच्चों की टेस्टिंग के लिए वैन तैयार की है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होने का अनुमान है। ऐसे में देश में कई राज्य सरकारें अपनी ओर से तैयारी कर रही हैं। दिल्ली की एक लैब ने इस स्थिति को समझते हुए बच्चों की टेस्टिंग के लिए वैन तैयार की है। जिस तरह से हम बात करते हैं तो पेरेंट्स को कई बार इस बारे में उनको चिंतित रहते हैं वो कि भाई बच्चों को लेकर जाएं कि नहीं, और उसके अलावा ये भी रहता है कि बच्चे जब कई बार आते हैं टेस्ट कराने के लिए तो भी उनको उनके दिमाग के अंदर एक थोड़ा सा फियर रहता है। तो इस वजह से इसमें उनको एक ये जो सुरक्षा वाली फीलिंग है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी थोड़ा कंफर्ट फील होगा और ये उनके डोर स्टेप पे जाके वहाँ पर ये टेस्ट किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। मतलब फ्लेबॉटमिस्ट इसमें होगा और बाकी उसमें उनकी कंफर्ट के लिए, उनके ईज के लिए ये डिज़ाइन की गई। कोरोना की तीसरी लहर पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में अभिभावकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अब देश भर का कोरोना अपडेट देखिए अगले 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,27,510 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,795 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,55,287 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,81,75,044 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,59,47,629 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,95,520 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 3,31,895 मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 21,60,46,368 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन भी 1000 से कम रही। दिल्ली में कोरोना के नए मामले अब 600 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 623 नए मामले सामने आए,
जबकि इस दौरान 62 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1423 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 14,26,863 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,92,386 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 10,178 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 24,299 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 70,813 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,93,73,093 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 15,000 से भी कम हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से भी कम नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 14,123 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 477 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,949 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 57,61,015 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 54,31,319 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,30,681 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 96,198 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 830 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 23 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के कुल 7,06,118 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में 14,849 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क की टेस्टिंग और लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में जूही चावला ने इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने और जानवरों, पेड़ पौधों और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव का मुद्दा उठाया है। आम लोगों का मानना है कि इस नेटवर्क की टेस्टिंग और लागू किए जाने से कुछ खतरा है, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इनफैक्ट ये जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी आपके अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब के प्रोज और कॉन्स पहले ही होने चाहिए। सो आप कुछ नया चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ लेके आ रहे हैं, तो उससे पहले जो इससे मानवता पे, पशु पक्षियों पे, पेड़ पौधों पे, पर्यावरण पे जो फर्क पड़ रहा है, उसके आप पहले एनालिसिस करिए, फिर उसको लेके आइए। आई एम श्योर हुआ होगा, एनालिसिस भी हुआ होगा, बट इस एनालिसिस का इनफैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। सो आई एम सपोज कि ये पहले होना चाहिए था। आज इस मामले की सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में चलती ट्रेन में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक लड़की की चलती ट्रेन में हत्या करने का मामला सामने आया है। ये घटना इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में हुई। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन जब सीहोर स्टेशन पर पहुंच रही थी, तभी उन्होंने एक लड़की की चीख सुनी। अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की बर्थ की ओर भागती चली आ रही है और इससे पहले कि वो किसी बर्थ पर बैठ पाती, गिर पड़ी। लड़की के गले को किसी धारदार हथियार से रेता गया था और गले से खून बह रहा था। स्टेशन पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक लड़की की मौत हो चुकी थी। सीहोर जिले के एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की के पिता एक मामले में जेल में हैं और वो उसे जमानत पर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी मां का पहले ही निधन हो गया था। उधर लड़के के भाई का कहना है कि चलती ट्रेन में उसकी बहन के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत भाई ने तुरंत पुलिस को भी कर दी थी, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई होती, लड़की की मौत हो गयी। सेना के एक बटालियन ने मंगलवार को पेंगोंग झील के सामने अपना 50वां स्थापना दिवस कुछ इस तरह से मनाया। सेना का ये वीडियो चीन को संदेश है कि उसकी विस्तारवाद की नीति कभी भी भारत के सामने कामयाब नहीं होगी। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को 1 साल हो गया, लेकिन इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि साल भर बाद भी भारतीय सेना का जोश हाई है। और सबूत है ये वीडियो, जिसमें सेना की एक बटालियन ने जिसने अपना 50वां स्थापना दिवस कितने शानदार तरीके से मनाया, आप भी देखिए।
सेना ने पिछले वर्ष फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच कई बंकर और अन्य ढांचे बना लिए और फिंगर 4 के आगे भारतीय सैनिकों के गश्त पर जाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। 9 दौर की सैन्य वार्ता में भारत ने विशेष रूप से जोर दिया कि चीन की सेना पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच से हटे। कोरोना काल में तमिलनाडु में एक मालिक ने अनोखी मिसाल पेश की है। कोरोना महामारी में अपने शवों को नदी में लावारिस की तरह फेंकने वाले आपने कई देखे हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक मालिक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल बुलंदशहर के गांव डोमला हसनपुर का निवासी राकेश तमिलनाडु में एक हलवाई के यहां नौकरी करता था। कुछ दिन पहले राकेश की तबीयत खराब हुई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लॉकडाउन के बाद राकेश के शव को तमिलनाडु से बुलंदशहर पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद राकेश के मालिक ने गांव के 2 मजदूरों का टिकट कटवाकर शव बुलंदशहर पहुंचाया। चेन्नई में काम करते थे हलवाई का जी, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई रविवार की सुबह 6 बजे। जो मालिक थे उनका काम करते थे जहाँ, उनके मालिक ने एयरप्लेन के द्वारा उनको दिल्ली भेजा और दिल्ली से यहाँ तक एम्बुलेंस। एक और जहां लोग महामारी के दौरान अपने शवों से किनारा कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु के एक मालिक ने ऐसा कर मिसाल पेश की है। आज डोमिनिका में मेहुल चौकसी के डिपोर्टेशन को लेकर अहम सुनवाई होगी। डोमिनिका की जेल में बंद हीरा कारोबारी और भगोड़े मेहुल चौकसी के डिपोर्टेशन को लेकर अहम सुनवाई होगी। भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। मेहुल चौकसी के डिपोर्टेशन के लिए सीबीआई की डीआईजी के नेतृत्व में कई एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम डोमिनिका गई है। अगर अदालत डिपोर्टेशन की अनुमति देता है तो एजेंसियां मेहुल चौकसी को भारत लाएंगी। सीबीआई के 2 सदस्य और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की टीम डोमिनिका पहुंच गई है, जहां चौकसी का मामला डोमिनिका के उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आएगा। मेहुल चौकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया। उसे डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए हिरासत में लिया गया था। वकीलों ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआ और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने उन्हें एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अपहरण कर लिया और एक नाव पर डोमिनिका ले आए। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का आरोप है। चीन की सरकार ने सेना की आलोचना के आरोप में एक ब्लॉगर को जेल भेज दिया। चीन की सरकार ने एक ब्लॉगर को शहीदों को बदनाम करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। दरअसल पिछले वर्ष भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों ओर से सैनिक शहीद हुए थे। इस पर चीन के ब्लॉगर ने लिखा था कि भारत चीन की भिड़ंत में जितने चीनी सैनिकों के मरने का आधिकारिक दावा किया जा रहा है, वो संख्या दरअसल और अधिक है। चीन के पूर्वी नानजिंग शहर की अदालत ने मंगलवार को एक ब्लॉगर को शहीदों और नायकों की मानहानि के नए कानून के तहत सजा सुनाई है। गलवान में भारतीय और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई महीनों तक चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की खबरों पर सहमति नहीं जताई थी। हालांकि बाद में चीन ने माना कि इस झड़प में 4 सैनिक मारे गए थे, लेकिन जब इस ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में लिखा कि चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में मारे गए हैं, तो एक बार फिर चीन का झूठ सामने आ गया। सऊदी अरब की मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के आदेश से देश में विवाद शुरू हो गया है। सऊदी अरब की मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आदेश दिए जाने के बाद देश में नया विवाद शुरू हो गया है। पिछले दिनों इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि लाउड स्पीकर की आवाज उनकी अधिकतम मात्रा के 1/3 से अधिक न हो। इसके पीछे सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने कारण बताते हुए कहा है कि कई परिवारों ने शिकायत की थी कि नमाज के तेज आवाज में काफी देर तक प्रसारित होने की वजह से उनके बच्चों की नींद प्रभावित
साबित होती है। जिन लोगों को अजान पढ़ना है उन्हें इमाम के अजान पढ़ने के आह्वान का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस फैसले के बाद देश में कट्टरपंथियों ने विवाद शुरू कर दिया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अब रेस्टोरेंट और कैफे के अंदर तेज आवाज बंद करने का हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं देश में कई लोगों ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सऊदी मंत्रालय ने देश की मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स को लेकर कोई आदेश दिया। आपने हवा में झूलते हुए ब्रिज और गार्डन बहुत देखे हैं, लेकिन हम आपको हवा में तैरता एक स्विमिंग पूल दिखाने जा रहे हैं। लंदन की ऊंची इमारतों के बीच हवा में तैरता ये स्विमिंग पूल देखिए। 2 इमारतों के बीच बने इस पूल की ऊंचाई जमीन से करीब 100 फीट है और इसकी लंबाई 82 फीट है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये अपनी तरह का पहला और दुनिया में सबसे बड़ा एक्रेलिक पूल है। इको वर्ल्ड बेलीमूर के एम्बेसी गार्डन में बना ये स्विमिंग पूल बेहद खास है, क्योंकि यहाँ रहने वाले इस पूल में तैरते हुए लंदन आई संसद समेत शहर के नजारे का पूरा आनंद ले सकेंगे। ये एम्बेसी गार्डन अमेरिकी दूतावास के करीब है। ये पूल 10 फीट गहरा है और इसमें एक समय में करीब 375 टन पानी समा सकता है। इस पुल को अमेरिका के कोलोराडो में निर्मित किया गया है और अटलांटिक महासागर के रास्ते इसे इंग्लैंड लाया गया। इसे 3 अलग अलग कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। ब्राजील की अमेज़न नदी में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। ब्राजील की अमेज़न नदी में बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने से नेग्रो इलाके में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने 4 लाख लोगों को प्रभावित किया है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का क्या हाल है। कई घर पानी में डूब गए हैं और लोग ऐसे घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि मदद का वादा तो किया गया है, लेकिन अब तक मदद नहीं पहुंची है। ब्राजील के भूवैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2012 में अमेज़न का जलस्तर 30 मीटर चला गया था और 110 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन इस साल जलस्तर 30 मीटर के भी पार चला गया है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा सामने नहीं आया है। बाढ़ ने मनास के इलाके को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये वही इलाका है जहां कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई थी और अब बाढ़ आने से कोरोना के इलाज में भी मुश्किलें आने की संभावना है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी इलाके में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी इलाके से आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने इसे 100 साल में एक बार आने वाली तबाही कहा है। तस्वीरों में जो पुल आप देख रहे हैं वो बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सावधानी पूरी थी जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नदी में तेज बहाव की वजह से पेड़ टूटे और पुल के ऊपर गिर गए। बाढ़ में हुए नुकसान की वजह से सड़कें बंद कर दी गई। कैंटरबरी इलाके में रहने वाले हजारों लोगों का संपर्क बाकी क्षेत्र से टूट गया। बाढ़ की वजह से इलाके के करीब 300 घरों को खाली करवाया गया। हालांकि जल स्तर पहले से कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बाढ़ प्रभावितों और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने करीब $3,64,000 की राहत का ऐलान किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.